जोहार साथियों। तो आज फिर से हम लोग एक नई कहानी लेके आए हैं। खोटा गैत पद संघर्ष है पाठ संख्या 4। और इस पाठ संख्या 4 में आज हम लोग नई कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है चासा, जो कि ये कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं बंसीलाल बंसी। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मंगरू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। चासा का मीनिंग क्या होता है। जैसे जनरली हम लोग गांव देहात में कहते हैं ना, चास। तो चास का मतलब होता है खेती, और खेती करने वाले को हम लोग किसान बोलते हैं। चासा किसान। तो चासा और चास ये दो जो शब्द हैं वो खेती और खेती किसान से जुड़े हुए हैं। तो इस कहानी का जो मूल भाव है वो है कि कैसे जमींदार लोग किसानों पे यानी चासा लोगों पे अत्याचार करके, छल कपट करके उनके जमीनों को हड़प लेते हैं। और फाइनली दिखाया गया है कि कैसे फिर जो आपके किसान लोग हैं उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र मंगरू है, उसके बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी माँ मंगरू को लेके अपने मायके के यहाँ चली जाती है और वहीं पे मंगरू का पालन पोषण होता है। मंगरू जब बड़ा होता है तो उसकी माँ भी मर जाती है। तो वापस से मंगरू क्या करता है कि वापस अपने गांव को लौट जाता है, जो कि उसके बाप की जमीन होती है वहां पे, या अपने पैतृक गांव में वो लौटा गांव को लौटता है तो देखता है कि जो उसकी बाप की जमीन होती है उस पे भूतिया लोग कब्जा किए हैं। वो वहीं पे अपनी झोपड़ी बना के रहने लगता है। किसी तरह से वो अपने बाप की जमीन को वापस पाता है, लेकिन बैल के अभाव में, हल के अभाव में, या जमा पूंजी के अभाव में, जो कि खेती के लिए जरूरत है उसके अभाव में वह खेती नहीं कर पाता है। ऊपर से जमींदार लोगों की उसकी जमीन पे कुदृष्टि पड़ी होती है। वो उसे प्रलोभन देता है कि अगर वो उसके लिए फसल उपजाएगा तो उसका कुछ भाग उसे वापस मंगरू को मिल जाएगा। तो उसके पास चूंकि पूंजी नहीं होती है, ना ही उसके पास बैल और हल होते हैं कि वो खेती खुद से कर सके, तो वो जमींदार के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने जमीन पे ही फसल उपजाता है और वही फसल को फिर जमींदार को दे देता है, और उसका कुछ भाग उसे मंगरू को मिलता है। कुछ दिनों के बाद मंगरू की शादी हो जाती है, बाल बच्चे भी हो जाते हैं। तो मंगरू की जो पत्नी होती है वो मंगरू से कहती है कि अगर हम लोग जिंदगी भर अगर जमींदार के लिए ये फसल उपजाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मंगरू ये प्रतन तो मंगरू ये प्रण लेता है कि वो आगे से जमींदार के लिए खेती नहीं करेगा, वो खुद के लिए खेती करेगा। इसके लिए वो जमा पूंजी का भी उपाय ढूंढने लगता है, वो जमा पूंजी भी करने लगता है। जमींदार के यहाँ धांगर के काम छोड़ करके वो मजदूरी करने लगता है। मंगरू की पत्नी कहती है कि जाओ, तुम अपने हिस्से का जमींदार से अपना फसल को मांग लो, उससे भी कुछ जमा पूंजी हो जाएगी। जब वो मांगने जाता है तो जमींदार उससे भगा देता है और उल्टे उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम पे खुद ही कर्ज है, मेरा कर्ज है तुम पर। मंगरू निराश होकर अपनी मजदूरी से ही जो जमा पैसा होता है उसी मजदूरी के पैसे से वो बैल की जोड़ी खरीदने की कोशिश में वो लग जाता है। इसी दरमियान क्या होता है कि मंगरू की जो सास होती है उसकी मौत हो जाती है, और जो उसके पास कुछ जमा पूंजी होता है मंगरू के पास, वो जमा पूंजी का कुछ भाग सास के श्राद्ध कर्म में वो खर्च हो जाता है। मंगरू काफी हताश हो जाता है। ऐसे में उसकी पत्नी अपने जेवर को बंधक रखकर कुछ पैसे का व्यवस्था करती है, और उसी पैसे से मंगरू बैल को खरीदता है। और काफी लगन से दोनों पति और पत्नी खेती करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि फसल काफी अच्छी होती है। अगहन के मास में जब कटाई होती है तो धान की जो कटाई के बाद खलिहान में ला के रखा जाता है। उधर से जमींदार की नजर मंगरू की खेती पे होती है, उसकी फसल पे होती है। वो गुंडों को लगाकर उसके खलिहान में आग लगा देते हैं। अब जब आग लगा देते हैं तो उनकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। मंगरू और उसके पति पत्नी रोने लगते हैं और काफी आक्रोशित हो जाते हैं। उसके साथ गांव वाले भी जुट जाते हैं, क्योंकि गांव वाले भी किसी न किसी तरह से वे प्रताड़ित होते हैं जमींदार के द्वारा। तो सभी लोग एकजुट होते हैं और जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। अगले साल वापस से फिर से सारे गांव वाले लोग एकजुट होकर खेती करते हैं, और खेती काफी अच्छी होती है, फसल काफी अच्छी होती है। और यहीं से इस कहानी का समापन होता है।